हर साल 50-60 लोग मारे जाते हैं। क्रोकोडाइल आकर उन लोग को खींच के ले जाता है पानी के अंदर। ये टाइगर्स मैनीटस और मारने के बाद क्या खाता है या मारने के बाद छोड़ उसको देता खाता है, उसको ले जाता है। टाइगर हमेशा पीछे से अटैक करता है, वो कभी सामने से अटैक नहीं। और आप नोटिस करेंगे हर घर के पीछे एक तालाब है। वो तालाब बनाते ही इसलिए ये फ्रेश वाटर है, इसको हर चीज हर पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सके। तो नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका भारत दर्शन के 90वें दिन में। तो आज लगभग 3 महीने पूरे हो चुके हैं हमारे भारत दर्शन यात्रा को, और इस 90वें दिन में मैं आज हूँ सुंदरबन के एक गांव में। और गांव हर जगह अलग होते हैं और हर जगह ज़रूरी भी होते हैं, क्योंकि कल्चर सिर्फ गांव में, सिर्फ तो शब्द सही नहीं होगा, परंतु अगर कल्चर कहीं प्रिजर्व है आज भी तो वो गांव में ही होता है। और आज उसी गांव के कुछ दृश्य, कुछ दर्शन आपको कराएंगे। साथ में हैं हमारे आरिफ भाई, जो कि यहाँ सुंदरबन में टूर गाइड हैं, और जहाँ मैं रुका हूँ वहाँ पे ये हमारी मदद कर रहे हैं घूमने में। इन्होंने कई जगह, कल भी हमारे साथ थे, और मतलब अच्छा हमें एक वो दिया, एनवायरनमेंट दिया, यहाँ पे ट्रिप को बेहतर बनाने में अपना पूरा सहयोग किया। तो सुंदरबन के लिए लेकिन बहुत सारी बातें हैं जो कि हम किताबों में पढ़े हैं तो बहुत मिनिमलिस्टिक पढ़े हैं, बहुत छोटा छोटा, सब कुछ पता नहीं होता। और सबसे मुख्य रूप से कि गांव के लोग या आम जो व्यक्ति है, जनजीवन है, वो कैसा है, कैसे रहते हैं, कैसे जीते हैं। तो उसके कुछ पॉइंट्स अब आरिफ भाई आपको बताएंगे। तो चलिए आरिफ भाई से जानते हैं अभी। जी साहब। So let me introduce about the Sundarban. So this island name is Sadjelia. हिंदी में रखना पड़ेगा हमको थोड़ा। In this island total we have 13 villages, and this is one of them called Sukumari. So Sundarban is the largest mangrove deltic region of the world. Total area of Sundarban is 25,500 square kilometer, including Bangladesh. So this delta is in the middle of the Ganga and the Brahmaputra river in front of this delta towards south the Bay of Bengal. India and Bangladesh was divided in the year of 1971. After that, the Indian Sundarban is 9,670 square kilometer and the Bangladesh Sundarban is 15,870 square kilometer. So Indian Sundarban is in the district of 24 Parganas, but that 24 Parganas was divided into two parts, which was north and south. 24 Parganas in the year of 1986. Total island in Indian side 102 islands, 54 islands for habitations and 48 islands for vegetation or mangrove forest. Total human population here in Indian side 4.5 million. So these people mainly have three occupations. First the farming rice. अभी एक मिनट रोकना चाहूँगा, क्योंकि हमारी मोस्टली ऑडियंस हिंदी वाली है, तो अब एक बार हिंदी में बताना पड़ेगा। ये मोस्टली कंटेंट हम हिंदी में रखें, मोटा मोटा, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना। इधर चलेंगे या इधर? हाँ चलिए। तो चलो एक हिंदी में अब आपका इंट्रोडक्शन बता देते हैं सुंदरबन के बारे में। आरिफ भाई बताओ एक बार। तो ये सुंदरबन के लोगों का मेनली 3 ऑक्यूपेशंस है। फर्स्ट ये राइस फार्मिंग करते हैं और उनका वेजिटेबल से फार्मिंग करते हैं, ये सारी चीज़ें। और सेकंड है फिशिंग। फिशिंग इन लोगों के लिए वो बहुत डेंजरस जॉब है, क्योंकि यहाँ पाया जाता है वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रोकोडाइल, एस्टुराइन क्रोकोडाइल उसका नाम है क्रोकोडाइल का। ये ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता है। ये लगभग 7 से 8 मीटर लंबा होता है। तो क्या होता है कि ये जब फिशरमैन्स जब जाते हैं फिशिंग के लिए, इन लोगों को पहला लेना पड़ता है परमिशन फ्रॉम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो ये परमिशन लेके फिर वो जंगल के अंदर जाते हैं। ये जंगल 3 जोन में डिवाइडेड है। तो ये एक है कोर जोन, एक है बफर जोन और एक है सेंचुरी जोन। सेंचुरी जोन में टूरिस्ट अलाउड है, बफर जोन में फिशरमैन, हनी कलेक्टर्स, और कोर जोन ये सिर्फ एनिमल्स के लिए है। तो जब इन लोग जाते हैं फिशिंग करने के लिए, एट सम पॉइंट दे एंकर द बोट नियर द शोर्स, और उस वक्त क्रोकोडाइल आकर उन लोग को खींच के ले जाता है पानी के अंदर। क्योंकि पानी ये इतना मडी है, इसके अंदर नज़र नहीं आता कि क्या है, क्या हो रहा है, तो वो अचानक आते हैं, इनको ले जाते हैं। तो अराउंड हर साल 50-60 लोग मारे जाते हैं क्रोकोडाइल के अटैक से, और ये रिकॉर्डेड है सुंदरबन फॉरेस्ट ऑफिस में। तो इसी तरीक़े से यहाँ पे चलते हैं लोग।
उनका थर्ड ऑक्यूपेशन है वो है हनी कलेक्शन, क्योंकि हनी कलेक्शंस के लिए ये सेम प्रोसेस है। ये लेते हैं परमिशन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, फिर उसके बाद वो इंटर करते हैं बफर जोन में हनी कलेक्शंस के लिए। तो अभी वहाँ पे ये डेंजरस जॉब क्यों बोला जाता है, ये डेंजरस काम क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर है। ये वाहिद एक ऐसा जंगल है ये मैंग्रोव फॉरेस्ट है। तो ये अदर मैंग्रोव फॉरेस्ट भी है, बट इस मैंग्रोव फॉरेस्ट में ही टाइगर पाया जाता है। अदर मैंग्रोव फॉरेस्ट में सिर्फ फॉरेस्ट है, वहाँ टाइगर नहीं होता है। तो यहाँ पे पाया जाता है। और ये सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये टाइगर्स मैनीटर्स है। क्यों इन लोग ये मैनीटर्स बन गए, क्योंकि बिकॉज ऑफ मर्सी लैंड, क्योंकि मर्सी लैंड की वजह से उनको शिकार करने में बहुत दिक्कतें होती हैं। तो जो हिरन और भी जो जानवरें हैं जो बहुत उनसे ज़्यादा तेज़ है, तो वो निकल जाती। ये लैंड नहीं है जो मतलब वो पकड़ ले, बट ये मर्सी लैंड की वजह से वो नहीं पकड़ पाते हैं। तो जो इंसान है वो बहुत इजीली आ जाते हैं उनके चंगुल में। तो इसीलिए वो दे बिकम मैन ईटर्स। तो ऐसे ही है। तो अब जब वो जाते हैं अंदर, तो वो बहुत देर से मतलब वो टाइगर क्या करता है, वो फॉलो करता है, और फॉलो करते करते फिर चूज़ करता है उस ग्रुप में से एक आदमी। अच्छा। फिर वो चूज़ करता है, फिर उसको वो किसी तरीक़े से मारने की कोशिश करता है। और इन केस अगर वो नहीं मार पाया, तो इसका अपना एक तरीका है, अपना एक रूल है। अगर वो नहीं मार पाया उसको, तो वो फिर दूसरे को नहीं मारता, फिर वो लौट कर चला जाता है, वापस चला जाता है। और मारने के बाद क्या खाता है, या मारने के बाद उसको खाता है, उसको ले जाता है, फिर उसको खाता है। तो ये इसलिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले सारे हनी कलेक्टर्स को ह्यूमन फेस मास्क दिया गया है, क्योंकि टाइगर को कंफ्यूज करने के लिए। टाइगर हमेशा पीछे से अटैक करता है, वो कभी सामने से अटैक नहीं करता। तो मतलब वो पीछे भी मास्क लगा के रखेगा। हाँ, सिर के पीछे भी मास्क लगा के रखते हैं, बिकॉज उनको कंफ्यूज करना है टाइगर को। क्योंकि टाइगर, अब जैसे मैं बोला कि टाइगर हमेशा पीछे से अटैक करता है। टाइगर नेवर अटैक यू व्हेन यू लुकिंग एट देम, दे ऑलवेज अटैक फ्रॉम बिहाइंड। सो ये है एक्चुअल में यहाँ पे। तो जो ह्यूमन फेस मास्क जो दिया गया है, ये फिर भी उतना काम नहीं करता है। ये टाइगर्स बहुत ही इंटेलिजेंट है, ये समझ जाते हैं कुछ ही मिनट में ये फेक है, बिकॉज नो आइज ब्लिंकिंग, नो एक्सप्रेशन, दे अंडरस्टैंड। तो वो समझ जाते हैं, तो ये अब काम नहीं करते उतना। तो फिर भी ये बहुत रिस्क है इस हनी कलेक्शन के लिए, फिर भी वो ये रिस्क उठाते हैं, क्योंकि इनका यही सोर्स ऑफ इनकम है। ये भी है, और हनी कलेक्शन तो है ही है, फिशिंग भी है, और ये फार्मिंग है। तो भाई ये है इधर का गांव। अच्छा, गांव में एक बात समझनी पड़ेगी कि यहाँ के जो गांव हैं ऐसे ही है, जैसे घर एक साथ नहीं मिलेंगे इकट्ठे जैसे अपनी तरफ होते हैं, कि गांव मतलब गांव और पूरा कॉलोनी टाइप जैसे होता है। यहाँ पे क्या है, दूर दूर जैसे पहाड़ों में होता है ना, थोड़ा दूर पे मतलब 100 मीटर पे 2-3 घर हैं, फिर 200 मीटर पे 2-3 घर हैं, फिर ऐसे ही पीछे थोड़े घर हैं। तो क्या मोस्टली घर ऐसे हैं, जैसे मतलब कारण उसका ये है कि जब ये लोग यहाँ पर आए, तो यहाँ आकर के इन्होंने जो अपनी ज़मीन साफ़ करी, जंगल काटे, वहाँ पे बस गए। तो उसी हिसाब से जो आज जो बसावटें हैं वही, आज जैसे पहले एक घर था तो आज वो 6 हो गए, 10 हो गए उस एक जगह पे। फिर 50 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर आगे किसी के और की जो ज़मीन थी वहाँ पे कुछ और बढ़ गए। तो इस तरीके से है। और मोस्टली घर यहाँ पे कच्चे हैं। कच्चे माने जो वो छप्पर होता है उसका, धान का प्यार बोलते हैं जिसको, तो धान की भूसी या जो भी आप बोलेंगे, जो चावल या पैडी फील्ड से जो निकलता है वेस्ट, उससे बनाए जाते हैं। अंग्रेज़ों के लिए थोड़ा बता दिया। और ये देखो सामने जो घर है सेम उसी स्टाइल में। मोस्टली घर यहाँ पे इसी तरीके से हैं, कच्चे हैं, कच्चे मकान मिट्टी के, पक्के भी हैं कहीं कहीं, कुछ मकान हैं पक्के। और खेती ज़्यादातर जो मिलेगी वो यहाँ पर धान की या चावल जैसे कहते हो आप लोग, उसकी मिलेगी। और 3 यहाँ पर जो भाई ने बताया था कि मेजर 3 ऑक्यूपेशन हैं यहाँ के लोगों के लिए। पहला है फिशिंग, मतलब कि मछली पकड़ना, जो ये स्ट्रीम्स हैं, कैनाल्स हैं, या कैनियन बोलते हैं शायद इसको, कैनल्स, जो सुंदरबन की कैनल्स हैं, मतलब जो बैक वाटर्स में बोलते हैं बंगाली में। अच्छा, हाँ, बंगाली में इसको खाल बोलेंगे। तो वहाँ भी मछली पकड़ने जाते हैं, और कई बार उसी चक्कर में जानवरों का शिकार हो जाते हैं।
दूसरा है इनका, जानवर इनकी शिकार करते हाँ मतलब ये लोग जानवरों का शिकार हो जाते हैं, वही बात। हाँ, और दूसरा ऑक्यूपेशन है हनी कलेक्शन, मतलब कि ये लोग जंगलों में जो जंगली मधुमक्खी होती है उसका शहद निकाल करके लाते हैं और फिर वो बाज़ार में बेचते हैं। तीसरा खेती बाड़ी है, जो थोड़ा बहुत किसी के पास, मुझे नहीं लगता ये इतना किसी के पास होगा कि वो यहाँ जो मोटी आसामी हो जैसे, या बड़ा बहुत लंबी चौड़ी ज़मीनों को एक अकेला ही खेती कर रहा हो। कुछ है कि गिने चुने लोग होंगे ऐसे, बाकी ज़्यादातर नहीं लोग वो हैं कि जो गुजारा कर रहे हैं खेती से। और एक बड़ी कॉमन चीज़ है यहाँ जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि मोस्टली पूरे सुंदरबन में लगभग हर गांव में वो मिलेगा। और सुंदरबन में ही नहीं, वेस्ट बंगाल के बहुत सारे गांव में ऐसा है कि लोगों के घर के सामने, मतलब घर के आंगन में या अगल बगल में एक छोटा सा तालाब होता है और उस तालाब में वो पालते हैं मछलियाँ, जो कि मोस्टली अपने खाने के लिए। सेम जैसे हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान इस तरफ जैसे लोग अपना छोटा सा एक जगह में सब्जी वब्जी उगा लेते हैं, तो वही काम ये लोग भी करते हैं, सब्जियां ये भी उगाते हैं छोटी छोटी जगह में। और लेकिन वो एक अलग पॉइंट है कि पशुपालन है और उसके साथ में मछली पालन भी है, लेकिन घर के लिए, ताकि वो स्वयं अपना खाने पीने के लिए उनके लिए हो जाए। बाकी बहुत कुछ दिखा दिया है आपको, अभी तालाब पे चलते हैं, तालाब भी दिखा देंगे। लगभग हर घर के साथ में एक ऐसा तालाब मिल जाएगा। अच्छा, तालाब का कुछ ऐसा मसला है यहाँ पे, तो यहाँ इस आइलैंड के आसपास सब जगह सॉल्टी वाटर है, तो सॉल्टी वाटर इज़ यूजलेस फॉर देम। तो क्या होता है, ये रेन वाटर कलेक्ट करते हैं। जून से सितंबर तक बहुत हेवी रेनफॉल होता है यहाँ पे, तो जून से सितंबर तक ये रेन वाटर जो है कलेक्ट करते हैं, फिर वही रेन वाटर को वो इस्तेमाल करते हैं पूरे साल, पैडीफिल्स के लिए भी और अदर पर्पस के लिए भी, जस्ट लाइक फिशिंग के लिए, डिश वॉश के लिए, ये कपड़े सेम धोने के लिए। उसी तरह का तालाब है ना? सेम उसी तरीका का तालाब है। और आप नोटिस करेंगे हर घर के पीछे एक तालाब है। वो तालाब बनाते ही इसलिए ये फ्रेश वाटर है, इसको हर चीज़, हर पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सके। तो पानी का अकेला सोर्स लगभग यही है, जो बारिश का पानी यहाँ पे बारिश है। का पानी अकेला सोर्स अभी तो यही है। पहले क्या होता था, आज से 30 साल 35 साल पहले लोग यही पानी पिया करते थे। बट नाउ इट इज गवर्नमेंट सप्लाइड वाटर जो है अंडर पाइपलाइन से करते हैं। मतलब पानी इधर आने लगा है पाइपलाइन पानी से पानी आने लगा पाइपलाइन के द्वारा, पर फिर भी वो पानी थोड़ा बहुत सॉल्टी है। वो फिल्टर वाटर है, फिर भी सॉल्टी है थोड़े बहुत। और बिजली कब से आई होगी इधर? बिजली आई है कुछ सालों पहले ही। और इससे पहले सोलर सिस्टम इस्तेमाल हुआ करता था, और वो ढिबरी चलती थी यहाँ पे, जिसको चिमनी बोलते हैं हिंदी में। ढिबरी मतलब वो उजाला करने का, जिसको लैंप बोलते हैं, लालटेन बोलते हैं। लालटेन बोलते हैं जिसको, लालटेन। तो मतलब यहाँ वही 2016 तक, 16-17 में जैसे कि लगभग हर गांव तक बिजली पहुंच गई थी, तो उससे पहले यहाँ पर लालटेन और उस सब का ही प्रयोग किया जाता था। तो मैं एक दो और मित्र यहाँ पे मिला था लोगों से, तो वो बोल रहे थे कि भाई यहाँ जैसे वो लोकल थे रेजिडेंट, तो कल जो गाइड थे हमारे, टूर गाइड वहाँ जंगल में, तो उन्होंने बताया कि भाई मैंने मोस्टली अपनी सारी पढ़ाई लालटेन से, या दिया जो होता है ना वो कैरोसिन ऑयल का, मिट्टी के तेल का दिया, उसी से की है। तो अब आकर के चलो बिजली आई है कुछ समय में, तो अब सुविधाएं हो गई हैं। और बिजली से एक पॉइंट हम कई बार ना ये समझ लेते हैं कि बिजली माने सिर्फ उजाला, या बिजली पंखा कूलर इस सब के लिए, टीवी के लिए नहीं। बिजली आने के बाद ही ये लोग फ़ोन लेने में, मतलब क्या बोलेंगे कि फ़ोन ले पाए, और फ़ोन लेने के बाद ये अब एक अपने आप को कनेक्टेड महसूस करते हैं पूरे दुनिया से, देश से, हर चीज़ से। इंटरनेट जो कि अब सुविधा इधर मिलने लगी है। आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं कह रहा था कि जैसे जब से यहाँ इलेक्ट्रिसिटी आई, तो अब पहले क्या होती कि वो रिक्शा चलती थी जो पैर से चलाया करते थे, बट जैसे सुविधा बढ़ी तो फिर लोग बैटरी वाले जो एक टोटो आता है वो फिर चलने लगे। तो दिन पे दिन ये सुविधा और बदलते जा रही है, और लोगों को और आसानी हो रही है लाइफ में। यहाँ के जो लाइफ पहले बहुत टफ थी, तो धीरे धीरे वो मतलब हाँ ठीक है, वो सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं। बाकी अभी दिखाते हैं आपको, जो मैं बोल रहा था ना कि वो तालाब होता है हर घर के साथ, और मोस्टली सब्जी भी वो अपने ही उगाते हैं। ये रहा तालाब, सब्जी, और ये रही सब्जियां। घर के सामने इन्होंने अपने
सब्जियां उगाई हुई हैं। इसमें कुछ जैसे क्या है, गोभी है, ये गोभी है, टमाटर भी है, गोभी है, आलू है, आलू भी है। बहुत सारी सब्जियां दिख रही हैं। और टॉयलेट भी मुझे लगता है ये इनका टॉयलेट है, जैसा भी है लेकिन है। मतलब ये भी मानना पड़ेगा कि हाँ, हर घर में टॉयलेट है और बाहर वाली जो चीज़ पहले हुआ करती थी उसमें भी सुधार है, बदलाव है। दूसरी तरफ जैसे दूसरे घर वाले हैं, इस तरफ तो इनका तालाब ये रहे, और लाइन से देखो 3-4 तालाब हैं, बीच में निकलने का रास्ता, क्योंकि ये लाइन से 2-3 घर हैं। और फिर से वही छोटे मकान। और ये जा रहे हमारे बच्चा लोग स्कूल में। हेलो, गुस्से में है। ये रहा भैया केला का पेड़ है इनका। तो ये बात आपको हम बता ही चुके हैं कि मोस्टली जो डोमेस्टिक यूज़ के लिए या घर में प्रयोग करने के लिए जो पानी की आवश्यकता होती है, वो ये लोग इसी से, जो बारिश का पानी सहेज करके रखा जाता है, उसी का प्रयोग करते हैं। चाहे वो बर्तन धोने में हो, या वो कपड़े धोने में हो, या वो नहाने के लिए हो। और साथ साथ उसी में मछली पालन भी होता है, तो वो मीठा पानी होता है। और ये चीज़ तो मुझे लगता है कि हमारे जो, हम अपने आप को डेवलप्ड लोग कहते हैं ना, दिल्ली के आसपास, मुंबई के आसपास, या हम जहाँ भी हैं अपने आप को थोड़ा सा डेवलप्ड कहते हैं, तो उनको ये चीज़ सीखनी चाहिए, ये सेंस होना चाहिए कि बारिश का पानी कितना इम्पोर्टेंट है। वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। 2035 तक जितने भी सर्वे रिपोर्ट्स आप उठाओगे, 2035 तक विश्व की 50% जनसंख्या के पास में पीने का पानी होगा ही नहीं। और उसके लिए अभी ना कोई ध्यान दे रहा है, ना कोई समझना चाह रहा है। और हर साल कम से कम 2 से 3 फीट का एवरेज है जो ग्राउंड वाटर लेवल जो डाउन जा रहा है, नीचे जा रहा है, उसका धीरे धीरे वही होगा। कुछ समय बाद नीचे पीने का पानी नहीं बचेगा, क्योंकि हर नीचे बहुत ज़्यादा डीप तक मीठा पानी नहीं होता। कुछ एक छोटी सी लेयर होती है, उसके बाद फिर से वही खारा पानी है, सैलाइन वाटर है। वो वापस से जब प्रेशर आएगा तो वो सारा खारा पानी उधर आ जाना है, जो कि अभी हो रहा है कि कुछ जगह से मीठे पानी की जो स्ट्रीम थी, सोर्स थे, वो ख़त्म हो चुके हैं और खारा पानी ही बचा है। तो उसके लिए आप तैयार हो जाइए। लॉन्ग टर्म का इफेक्ट है, पर होगा ज़रूर। प्यासे मरोगे और कुछ नहीं है, अगर कोई सही इंतज़ाम नहीं किए तो। बाकी चलिए, कुछ सीरियस भी हुआ, कुछ अच्छा भी। और ये रहे ये बेर का पेड़। पके हुए भी होंगे ना इसमें मीठा? हाँ, 1-2 बड़े बड़े तो पके हुए होंगे। पका तो नहीं है, पर आ गए क्या? पोचंदा चलो। हाँ चलो। बहुत खट्टा है तो पके नहीं पका नहीं है अभी। तो वापस आ गए हैं अपने इको विलेज में, जहाँ पे रुके हुए थे। और अरे, मेरी जो भी बेर खाता हुआ पहले भी दिखाऊं मैं आपको एक और वीडियो में। तो यहाँ भी है वही पानी का तालाब, यहाँ तो कई हैं इस कंपाउंड में। तो चलिए, अभी निकला जाएगा सुंदरबन से, चले वापस कलकत्ता की तरफ। और वहाँ से फिर तय करते हैं कि आज मतलब दीघा जाना है, या अभी मैंने सोचा है कि वहाँ जाता हूँ गंगा सागर, क्योंकि वो भी नज़दीक ही है। और एक कहावत है हमारे लोगों में कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। तो चलो, ये तीर्थ भी कर लेंगे, गंगा सागर भी देख लेंगे। बाकी चलिए, आज के लिए प्रणाम, नमस्कार, राम राम। और लाइक शेयर तो कर ही रहे हो आप सब, तो उसमें कोई परेशानी हमें है नहीं। चलिए।